सचिन वाजे की कार्यकलापों को देखें तो बहुत सारे ऐसे मामलों में वो हमेशा से फेमस रहे। अर्णव गोस्वामी के समय पर भी वो AK-47 लेकर के वहां पहुंच गए थे। तो ये सारी बातें बताती हैं कि वो कानून का उनको कभी भय नहीं रहा और कानून की आड़ में, वर्दी की आड़ में वो हमेशा लोगों के साथ इसी तरह का बर्ताव करते रहे। उनकी राजनीतिक पहुंच है। राजनीतिक पहुंच होने के कारण सचिन वाजे कभी भी न्याय और इन सारी व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रखते थे और हमेशा अपनी मर्जी से काम किया करते थे, जिसकी वजह से इस बार भी ये इस घटना में अगर जो गाड़ी उनके पास से जो गाड़ी चलाते रहे हैं और जो मृतक की पत्नी ने जिस तरीके से उनका नाम लिया है, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यह इंगित करता है कि वो उसमें संलिप्त हैं। परंतु जो कार्यकलाप, जो घटनाएं, जिस तरह की स्थितियां हम सचिन वाजे के साथ लेकर के चल रहे हैं, उनकी जो स्थितियां चल रही हैं, उससे ये जरूर साबित होता है कि सचिन वाजे का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह के उसमें हाथ जरूर है। अगर मृतक की पत्नी स्वयं कह रही है कि गाड़ी 4 महीने से वो चलाते थे और उस गाड़ी का घटना स्थल पर पाया जाना, यह साबित करता है कि इनका कहीं ना कहीं उस मामले में, उस घटना में हाथ है। सर, सचिन वाजे को लेकर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि सचिन वाजे ने जिस तरीके से अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई है, कोर्ट ने उस चीज के लिए मना कर दिया है, पर उन्हें शायद डर सता रहा है गिरफ्तार होने का, इसीलिए उस तरीके की चीजें कर रहे हैं। ये देश की जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से एविडेंसेस मिले हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, उससे यह साबित हो रहा है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सचिन वाजे का उस घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं चाहे संलिप्तता हो, चाहे उस घटना के बारे में पता हो, क्योंकि गाड़ी को कई महीनों तक चलाना, उस गाड़ी का घटना स्थल पर पाया जाना, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA की पूछताछ, उस पूछताछ के बाद एंटीसिपेटरी बेल लगाना, ये सारी बातें यह साबित करती हैं कि उस घटना में, जिस घटना से एक्सप्लोसिव्स मिले और जो ड्राइवर की हत्या, जो गाड़ी मालिक की हत्या हुई, उस हत्या में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके बारे में सचिन वाजे को पता है। आने वाले दिनों में यह पता चल जाएगा, जब बहुत सारे एविडेंसेस आ जाएंगे, जांच पूरी हो जाएगी, तो घटना में ये कितने संलिप्त थे। परंतु यह बात यहाँ पर समझ में आ रही है, क्योंकि पहले के भी अगर हम सचिन वाजे की कार्यकलापों को देखें तो बहुत सारे ऐसे मामलों में वो हमेशा से फेमस रहे। अर्णव गोस्वामी के समय पर भी वो AK-47 लेकर के वहां पहुंच गए थे। तो ये सारी बातें बताती हैं कि वो कानून का उनको कभी भय नहीं रहा और कानून की आड़ में, वर्दी की आड़ में वो हमेशा लोगों के साथ इसी तरह का बर्ताव करते रहे। अब वो समय फिर से आ गया है कि एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ऐसा लगता है कि अगर उनकी कहीं पर संलिप्तता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। और जिस तरह से रूलिंग पार्टी के लोगों के साथ उनके संबंध है, उससे भी यह समझ में आता है कि वो काफी उनकी राजनीतिक पहुंच है। राजनीतिक पहुंच होने के कारण सचिन वाजे कभी भी न्याय और इन सारी व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रखते थे और हमेशा अपनी मर्जी से काम किया करते थे, जिसकी वजह से इस बार भी ये इस घटना में अगर जो गाड़ी उनके पास से जो गाड़ी चलाते रहे हैं और जो मृतक की पत्नी ने जिस तरीके से उनका नाम लिया है, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यह इंगित करता है कि वो उसमें संलिप्त हैं। सर, जैसा कि अभी आपने मानसुख हिरेन का नाम लिया, मानसुख हिरेन की वाइफ की तरफ से भी यही कहना है कि सचिन वाजे कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं और इन्होंने ही मेरे पति की हत्या की है। पर जब सचिन वाजे से इन सारी चीजों को लेकर सवाल किए जाते हैं तो सचिन वाजे NIA से कह रहे हैं कि ये सारे जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है। देखिए, किसी भी केस में, जब किसी भी क्रिमिनल केस में 3 स्टेज होती है, सस्पेक्ट, एक्यूज्ड और कन्विक्ट। तो सस्पेक्ट कि जो बात होती है, जिस तरह से मानसुख हिरेन की पत्नी यहाँ पर आरोप लगा रही हैं कि सचिन वाजे ही उस गाड़ी को चलाते थे और उनकी पति की हत्या में उनका हाथ है, तो जो जांच का दायरा होता है जांच एजेंसियों का, वो जांच का दायरा उस दिशा में जाता ही है। क्योंकि अगर कोई कंप्लेंट फाइल होती है तो उस कंप्लेंट में जो सस्पेक्ट होते हैं, उन सस्पेक्ट से पूछताछ की जाती है। और मैं समझता हूं कि अगर मृतक की पत्नी ने, हिरेन की पत्नी ने यह आरोप लगाया है तो जांच एजेंसियों को इस पर जांच करनी चाहिए और अगर सचिन वाजे का इसमें हाथ है तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और एंटीसिपेटरी बेल भी उनकी खारिज हो गई। इसका मतलब यह कि उनको जांच में सहयोग करना ही, और एक सेंट्रल एजेंसी, एक निष्पक्ष एजेंसी इसमें जांच कर रही है। सर, यहाँ पर यह भी बात है कि जिस तरीके से सचिन वाजे ने एक तरफ एंटीसिपेटरी बिल लगाते हैं और फिर वो खारिज हो जाती है, एक तरफ उन्हें डर सता रहा है अपनी गिरफ्तारी का, दूसरी तरफ वो शिवसेना के नेताओं को लेकर ये कहते हैं कि वो जानते नहीं है धनंजय गवांडे को। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल लगाना तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हर भारत के एक नागरिक का जो है वो फंडामेंटल राइट है। कोई भी व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता है, लेकिन जितनी घटना गंभीर है, उस घटना के हिसाब से जो न्यायालय का फैसला है उनकी एंटीसिपेटरी बेल को खारिज करने का, वो यह भी दिखाता है कि मामला गंभीर है। और तीसरी बात जो है, ये कहते हैं कि मैं शिवसेना के नेताओं को नहीं जानता, परंतु जिस तरीके से अखबारों में, मीडिया में और तमाम न्यूज रिपोर्ट्स में और उनके कार्यकलाप मिलते थे, उससे यह समझ में आता था कि जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं, उन नेताओं से
उनके सचिन वाजे के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। परंतु अब ये घटना जो जांच हो रही है, इसमें जो मृतक है, मृतक की पत्नी का जो आरोप है, जो गाड़ी वहां पर मिली और तुरंत गाड़ी मिलना, एक्सप्लोसिव मिलना, उसके बाद ड्राइवर की हत्या हो जाना, ये सब कहीं ना कहीं साबित करता है कि सब एक दूसरे से इस घटना के तार जुड़े हुए हैं। परंतु यह भी बहुत जल्दी होगा क्या कहना कि कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जांच एजेंसी अपना काम कर रही। जांच एजेंसी एक बार अपना काम कर ले, उसके बाद जो जांच में आएगा, उसके बाद जो एक्यूज पर्सन आएंगे उनके बारे में कहना उचित होगा। परंतु अभी जांच का दायरा तो सचिन वाजे के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है। सर, एक तरफ सचिन वाजे की तरफ भी इर्द गिर्द घूम रहा है और दूसरी तरफ बात यह भी है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी बात करके ये बात कही है कि इन सारे मामले के तार जुड़े हुए हैं तिहाड़ जेल से। देखिए ये भी, क्योंकि एक पुलिस कमिश्नर जो किसी प्रदेश का मुखिया होता है, किसी पुलिस एजेंसी का मुखिया होता है, अगर वो पुलिस कमिश्नर दूसरे पुलिस कमिश्नर से किसी बात को कहता है तिहाड़ से, तो इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जांच एजेंसी का यह भी कर्तव्य है कि जो जो बात एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस एजेंसी कह रही है, रिस्पॉन्सिबल पुलिस कह रही है या उसके रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कह रहे हैं, वो जांच करके उस तथ्य को सामने लाना जो है ये बहुत जरूरी होता है। और यही क्रिमिनल प्रोसीजर है और यही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बेसिक व्याख्या है। तो अगर वहां के मुंबई के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल से इसके तार जुड़े, तो निश्चित तौर पर इस मामले की इस तरफ भी जांच होनी चाहिए। सचिन वाजे के ऊपर हम फिर से आएंगे। सचिन वाजे को लेकर बीजेपी के नेता हो या फिर महाराष्ट्र की जनता हो, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सचिन वाजे को अब वहां से हटा देना चाहिए, उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। पर उसके बावजूद भी शिवसेना के नेता, यानी कि शिवसेना के नहीं, एनसीपी के नेता यानी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह फैसला किया कि उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है पर सस्पेंड नहीं किया जा सकता। देखिए, निश्चित तौर पर जब किसी घटना में किसी अफसर का नाम आता है तो वो उस व्यक्ति को उस पद से तुरंत जो है सस्पेंड कर देना चाहिए। ये हमारे देश की एक फेयर और इम्पार्शियल जांच एजेंसी को जांच करने देने में सहयोग करने जैसा होता है। अगर उसके बाद भी वहां पर रूलिंग पार्टी के लोग नहीं हटा रहे हैं तो ये जरूर साबित करता है कि रूलिंग पार्टी के लोगों से सचिन वाजे की बड़ी घनिष्ठता रही है। और मैं समझता हूं कि अनिल देशमुख का भी कार्यकलाप अगर हम देखें तो अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में सेक्रेटरी के माध्यम से प्रस्ताव पारित किया, वो सारी चीजें अगर देखें तो उनका भी रोल बहुत ज्यादा ड्यूबियस रहा है। और ये अब देखना है कि जो जांच एजेंसी जो जांच कर रही है, उस जांच एजेंसी में क्या सचिन वाजे के खिलाफ वाकई में कोई सबूत मिलता है, यानी मृतक की पत्नी का जो आरोप है वो सही साबित होता है या नहीं। परंतु अभी तक जांच चल रही है और जब तक जांच चल रही है तो घटना की सुई जो है, कि जांच की सुई उनकी तरफ तो इंगित हो ही रही है, वो जा ही रही है। सर, महाराष्ट्र में जितनी भी चीजें हुई हैं और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जितनी भी चीजें की गई हैं, उनके आसपास सचिन वाजे का नाम हमेशा रहा है। और अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सफाई देने की कोशिश करते हैं और वो ये कहते हैं कि 2007 में सचिन वाजे ने शिवसेना को छोड़ दिया था, 2008 में जब हमारी सरकार आई थी तो इन्हें फिर से इन्होंने अपनी जो मेंबरशिप थी वो रिन्यू नहीं कराई थी, तो हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और जो भी इनके द्वारा काम किया जाता है उस हर मामले में सचिन वाजे का नाम पाया जाता है। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया अर्णव गोस्वामी की जब गिरफ्तारी हुई थी तो सचिन वाजे ही थे जो कि पिस्टल लेके सवेरे सवेरे उनके दरवाजे में लात पहुंचकर अर्णव गोस्वामी के घर पहुंचे थे। देखिए, अब ये निश्चित तौर पर जब क्या होता है कि किसी प्रदेश के मुखिया के ऊपर आरोप लगता है तो प्रदेश का मुखिया सबसे पहला उसमें जो कड़ी होती है, अपराध की कड़ी होती है जिसकी तरफ नाम आता है, तो उससे पीछा छुड़ाने की बात करते हैं। तो ये आज कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक एनआईए जैसी रिस्पॉन्सिबल विश्वसनीय एजेंसी इस घटना की जांच कर रही है, तो आने वाले दिनों में तथ्य निश्चित तौर पर सामने आएंगे, जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। परंतु जो कार्यकलाप, जो घटनाएं, जिस तरह की स्थितियां हम सचिन वाजे के साथ लेकर के चल रहे हैं, उनकी जो स्थितियां चल रही हैं, उससे ये जरूर साबित होता है कि सचिन वाजे का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह के उसमें हाथ जरूर है। अगर हो सकता है वो डायरेक्टली फ्रंट से नहीं इन्वॉल्व हो, तो हो सकता है उन्हें घटना के बारे में पता हो, परंतु यह अगर जांच हो रही है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कुछ न कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने सबूत है। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी गलत सबूत नहीं इकट्ठा करती, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में जो न्यायालय बैठा होता है, हमारे देश का न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था बहुत निष्पक्ष चलती है, वो उसको रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद लगता है कि ये अदालत ने ये जो एविडेंस है वो गलत आए हैं, तो अदालत उस पर अपना स्टेटमेंट, जैसे दिशा रवि के केस में भी आप देख लिए, अर्णव गोस्वामी के केस में देख लिए, और तमाम ऐसे केसेस में देख लिए कि जो स्केटी और स्केची एविडेंसेस हैं उनको कोर्ट कंसीडर नहीं करती है। तो अगर ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बड़े सम्मान के साथ सचिन वाजे निकल जाएंगे। परंतु अब जब अगर मृतक की पत्नी स्वयं कह रही है कि गाड़ी 4 महीने से वो चलाते थे और उस गाड़ी का घटनास्थल पर पाया जाना, यह साबित करता है कि इनका कहीं ना कहीं उस मामले में, उस घटना में हाथ है। सर, अब जैसे कि अगर हम अंबानी के घर के, मुकेश अंबानी के घर के सामने ये कार मिली थी, तो अब इसको लेकर जनता की तरफ से एक ये भी सवाल उठ रहा है कि कुछ दिन पहले सर आपने देखा होगा कि जो ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा टूल किट जारी की गई थी, उसमें भी इसी तरीके की पॉइंट थे कि भारत के 2 बड़े उद्योगपतियों को टारगेट करना है, तो लोग इन सारी कड़ियों को इससे भी जोड़ रहे हैं। देखिए, ये
कहना एक लॉयर होने के नाते बड़ा जल्दी में होगा, परंतु मैं ये समझता हूँ कि हमारे भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है और जांच व्यवस्था है बड़ी निष्पक्ष है, और निश्चित तौर पर जो भी सबूत एनआईए के पास आएंगे, क्योंकि एनआईए इस मामले को जोड़ के देख रही है, और अगर हम टूल किट की भी बात करें, ग्रेटा थंबर्ग की भी बात करें, तो वो एविडेंसेस भी देखें तो उसमें जो 2 हाउसेस को टारगेट करने की बात की है, प्लस पंजाब में जिस तरीके से अंबानी के जियो के टावर्स को बार बार जानबूझ करके तोड़ा गया और एक तरह से टारगेट करके तोड़ा गया, तो ये जरूर साबित करता है कि जो प्रिपरेटर्स थे और या ऐसे लोग जो देश की आंतरिक व्यवस्था को, माहौल को खराब करना चाहते थे, या जो टेरर मार्च जैसी घटना जो हुई 26 जनवरी को, उसको अंजाम देने के पीछे जो लोग थे वो देश की शांति व्यवस्था को अस्थिर करना चाहते थे। परंतु इन दोनों का क्या इंटरलिंक्ड है, क्या इंटरलिंक नहीं है, ये आने वाले दिनों में जांच एजेंसी साबित करेगी, जब जांच का वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है, जो फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट करेगी। परंतु अभी जिस मामले में जांच हो रही है, जो एनआईए जांच कर रही है, एनआईए एक निष्पक्ष एजेंसी है, जांच कर रही है, अगर इसमें अगर ऐसा पाया जाता है कि इनके खिलाफ कुछ सबूत है, निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अभी आपने कहा कि एनआईए जांच कर रही है, अब ये भी सवाल एक बनता है कि सर चाहे एनआईए हो, सीबीआई हो, जब इनके द्वारा जांच की जाती है, अगर किसी सरकार का या फिर सचिन वाजे का इसमें नाम आ भी जाता है, तो क्या काफी सारे राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के कहने पर ये एजेंसियां जांच कर रही हैं? उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो हमारी ऐसी एजेंसियों पे हमेशा उंगली उठाते हैं? हमारे देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोग जो है तमाम अनलगर बातें करते रहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर, परंतु हम यह भी नहीं इनकार कर सकते कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में 65 दिनों तक महाराष्ट्र की पुलिस इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स ही करती रही। तो ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई ना अटेम्प्ट टू सुसाइड का, मर्डर का, ना अटेम्प्ट टू सुसाइड का, ना मर्डर का, किसी और घटना में ना तो एफआईआर दर्ज हुई, सीधा सिंपल सुसाइड का केस उसको माना गया था, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी कोई वैल्यू, एविडेंट्री वैल्यू लॉ में, कानून में नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज स्टेटमेंट देती रहती हैं। जो हमारे शहीद एमसी शर्मा मरे तो दिग्विजय सिंह जैसे जो लोग थे, अमर सिंह जैसे लोग थे, तो तमाम चीज़ें करते थे। बहुत सारे नेता रोने भी लगे थे। एक तो पूरी ट्रेन भर के जमातुल दावा की वहाँ से यहाँ दिल्ली में आई थी, जंतर मंतर प्रदर्शन किया था, तो लोगों ने किया, लेकिन अल्टीमेटली अदालत ने यह साबित कर दिया कि नहीं, वो अलकायदा का एक आतंकी था और हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी था, और उस आतंकी ने ही जो शहीद हैं, वीर शहीद मोहनचंद शर्मा जी को मारा। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल नेता हैं, इनके जो स्टेटमेंट होते हैं सिर्फ स्टंट होते हैं। इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ पुलिस की और जो हमारी एजेंसीज हैं उनके मोरल को डाउन करते हैं। परंतु मैं यह बताऊं कि हमारा देश एक न्यायिक व्यवस्था से, संविधान से और जुडिशरी से चलता है, और जो बहुत ही निष्पक्ष और दुनिया में एक अच्छा एग्जाम्पल है। धन्यवाद सर।